हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स है। आपको आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू सारे लेवल्स इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। इसको लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कीजिए। 18 अक्टूबर को आपके प्रीलिम है। चलिए आपकी पहली न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी inaugurates India's first tempered glass manufacturing facility for mobile devices at Noida। तो ये इंडिया की पहली खोली गई है और इस फैसिलिटी को ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने और पार्टनरशिप में कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड जो यूएसए की कंपनी है उनके साथ मिलकर इस फैसिलिटी को बनाया है। तो इससे पहले इंडिया में नहीं थी, पहली बार खोली गई है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा सेक्टर है ना, वो ग्रोइंग सेक्टर है और जो पिछले 11 साल में है ये सेक्टर 6 टाइम्स ग्रो किया है। प्रोडक्शन वैल्यू 11.5 लाख करोड़ और एक्सपोर्ट्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। और गोइंग फॉरवर्ड डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट का पोटेंशियल भी बहुत है। ग्लोबल मार्केट 60 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियसली ऐसी फैसिलिटीज़ हमें ग्रो करने में ही हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है NHAI, जो आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्लीमेंट इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इन गुजरात। तो देखिए फास्ट टैग से वो फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम पर आएंगे। तो ये उन्होंने अपनी उनकी सब्सिडरी है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। और किसके साथ साइन किया है? ICICI बैंक के साथ। तो ICICI बैंक NHAI के साथ मिलके ये टोलिंग सिस्टम लगाएगा। और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो अभी सबसे पहले 84 फी प्लाजा जो गुजरात में लोकेटेड है वहाँ पर किया जाएगा। ये जो टोलिंग है ना, इसमें टेक्नोलॉजी में बैरियर फ्री टोलिंग होती है। आपने देखा ना, आप लोग टोल पे जाते हो बैरियर गिरता है, तो बैरियर नहीं रहेगा। आपके जो RFID फास्टैग्स लगे होते हैं ना, RFID रीडर उन्हें रीड करेगा एंड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज रहेंगे। बहुत फास्टली डिटेक्ट करते हैं आपके फास्टैग्स को कि आप बस गाड़ी लेकर भी जा रहे हैं स्पीड पे, तो वो आपको डिटेक्ट करके आपके जो भी अमाउंट है उसको डिडक्ट कर देंगे। आपको ब्रेक नहीं लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ आदिवानी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने कहा है आदिवानी उनकी एक एप्लीकेशन है अंडर जनजातीय गौरव वर्ष इनिशिएटिव था उनके अंदर, उसके अंतर्गत उन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब उसका बीटा वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है। तो आदिवानी क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली देखिए इसमें ना ट्राइबल लैंग्वेजेस में कोई भी आपका और लैंग्वेजेस का कोई भी डेटा है, लिटरेचर वर्क है, कुछ भी है, उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं ट्राइबल लैंग्वेजेस में। और सिमिलरली ट्राइबल लैंग्वेजेस में कोई वर्क है, कोई लिटरेचर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको आप बाकी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है विद कम्युनिटी ड्रिवन डेटा कलेक्शन एंड वैलिडेशन टू प्रिजर्व, ट्रांसलेट एंड रीवाइटलाइज ट्राइबल लैंग्वेजेस। इसे IIT दिल्ली ने डेवलप किया है और कोलैबोरेशन और भी बहुत सारे उनके रहे हैं, बिट्स पिलानी, IIT हैदराबाद, IIT नए रायपुर। तो काफ़ी सारी देखिए एक नहीं लगते, काफ़ी सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस लगती हैं इसे बनाने में। अब जो बीटा वर्जन आया है ना, वो आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा? संथाली, भीली, मुंडारियन, गोंडी और अपकमिंग कुई एंड गारो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके फीचर्स क्या हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रियल टाइम ट्रांसलेशंस हो जाती है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, सारी इसमें आपको मिल जाएंगी। ट्राइबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स और प्राइमर्स को भी डिजिटाइज किया जाएगा, उनको ट्रांसलेट किया जाएगा। देखो क्या होगा कि ट्राइबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जब हम ट्रांसलेट कर देंगे ना, तो वो उनकी धरोहर बची रहेगी वो आगे, क्योंकि ट्राइबल लैंग्वेजेस की को पढ़ पाने की हर किसी के पास देखिए पॉपुलेशन इतनी नहीं है। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहीं खो ना जाएं कि लोग आगे वो लैंग्वेज को पढ़ ही ना पाए, इसलिए इनका ट्रांसलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेटेड इन द 25th SCO समिट हेल्ड इन टाइजिन, चाइना। और ये अगस्त 31 सितंबर 1 तक हुई थी। SCO है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी उनका ये हेल्ड हुआ है सेशन। तो इस पे 3 पिलर्स पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने देखिए बात करते हैं, तो उन्होंने की है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी पे।
एंड उन्होंने एससीओ मेंबर्स को ये भी कहा है कि वो अगेंस्ट टेररिज्म डिसीजंस लें, उसकी फाइनेंसिंग मत करें। उन्होंने लास्ट टाइम भी यही बात ही की थी। एंड उन्होंने इंडिया का सपोर्ट भी बताया है फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक छाबहार पोर्ट। छाबहार पोर्ट आपका ईरान में लोकेटेड है, एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो देखो क्या होगा कि इसके थ्रू ना ट्रेड, पीपल, हर कोई मूवमेंट हो पाती है। ये जो कॉरिडोर बनते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कंट्रीज़ को। और देखिए सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि जब आप मैरीटाइम रूट्स के थ्रू भेजते हो ना, शिप्स के थ्रू, वो थोड़ा महंगा हो जाता है। एंड इंडिया प्रपोज क्रिएशन ऑफ सिविलाइजेशनल डायलॉग ऑल्सो, कि एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फॉरम बनाई जाए अंडर एससीओ फॉर बेटर कल्चरल टाइज। तो इन्होंने प्रपोज किया है, अभी बनी नहीं है। और जो समिट है, अब इसकी देखिए जो एससीओ की प्रेसिडेंसी है, पहले चाइना के पास थी, अब वो किसको चली गई है, वो किर्गिस्तान को चली गई है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइन MOU फॉर एनहांस्ड इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू रेलवे एम्प्लॉयज़। तो इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो SBI है, वो जितने भी आपके रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनका वहाँ पे खाता होता है, और उनको क्या क्या मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये अगर उनका SBI सैलरी अकाउंट होल्डर है ना कोई भी रेलवे एम्प्लॉय, तो उसकी लिमिट उन्होंने बढ़ा के 1 करोड़ रुपीज़ कर दी है। एंड नेचुरल डेथ इंश्योरेंस 10 लाख रुपीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बस आपका SBI सैलरी अकाउंट होना चाहिए। एडिशनली एयर एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर भी है, एंड देन पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी है, एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पे 1 करोड़ है, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो अप टू 80 लाख्स है। तो इससे देखिए 7 लाख रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका खाता भी SBI सैलरी अकाउंट में के रूप में मेंटेन्ड है, SBI से ही वो ड्रॉ कर रहे हैं अपनी सैलरी, तो उनको इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे। तो अगर आपका कोई भी जानकार रेलवेज़ में हो, SBI में खाता हो, तो उनको बता दीजिए कि उनको अब ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइंस MOU विद ESRI इंडिया टू स्ट्रेंथन द डिजिपिन इनिशिएटिव। तो डिजिपिन इनिशिएटिव के बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात किया था, MOU साइन हुए थे मैप माई इंडिया के साथ। अब उन्होंने ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी साइन किया है, उनसे भी वो GIS सॉल्यूशंस यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशंस ही लेंगे। एंड देखिए जो ESRI है ना, वो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और स्ट्रीट बेस मैप्स ये सब प्रोवाइड करेगा डिजिपिन पोर्टल को। और डिजिपिन और डिजिटल एड्रेसिंग देखिए मई 2025 में लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इसमें बेसिकली जितने भी इंडिया में आपके एड्रेसेस हैं ना, उनको डिजिटल एड्रेसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, एक पूरा ग्रिड बनाया जाएगा। और इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने IIT हैदराबाद एंड ISRO NRSC के साथ मिलके डेवलप किया है अंडर नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022। एंड देखिए मैप माई इंडिया के साथ MOU इन्होंने अभी पिछले महीने साइन किया है, अगस्त 2025 में। मैंने आपको पूरी पढ़ाई भी थी, ये वाली न्यूज़ भी हमने कवर की हुई है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोबारा कवर कर रही हूँ। एंड इसी इनिशिएटिव के अंदर जुलाई 2025 में भी इन्होंने जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ साइन किया था MOU फॉर 2D एंड 3D मैपिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट है IEPFA, जो कि आपकी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है। उन्होंने निवेशक दीदी का फेज़ 2 लॉन्च किया है। एंड इसे बेसिकली जो आपका IEPFA है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, और इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। जो आपका निवेशक शिविर हुआ था, अभी देखिए पिछले दिनों IEPFA निवेशक शिविर भी किया था उन्होंने, जिससे जितने भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको एजुकेट कर सके, वो भी उन्होंने हैदराबाद से ही लॉन्च किया था, और ये भी इन्होंने हैदराबाद से ही लॉन्च किया है। एंड इसका बेसिकली देखिए क्या है, वो चाहते हैं कि निवेशक दीदी क्या है, ऑब्वियसली विमेन लेड इनिशिएटिव होगा, जिससे फाइनल लिटरेसी दी जाएगी विमेन को ही। सो इट्स विमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, सेविंग्स का कल्चर और सेफ इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगी। क्योंकि देखिए अभी भी ना विमेन ही क्या बोलूँ, मैन भी बहुत अभी हमारे यहाँ पे हैं एरियाज़ जहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता है, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी, उनको फ्रॉड प्रिवेंशन पर भी एजुकेट किया जाएगा, और डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के लिए उन्हें इनकरेज किया जाएगा। तो देखो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ही है ना एक तरह से। अगर आप लोगों ने क्लासेस मेरी देखी हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, तो यही तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। आपको अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है आप मेंशन कर सकते हैं।
फेज़ 2 के फीचर्स क्या हैं? आउटरीच जो है ऑब्वियसली वो से फेज़ 1 से ज़्यादा रखेंगे। 4000 फाइनेंशियल लिटरेरी कैंप्स लगाए जाएंगे अक्रॉस इंडिया एंड रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। विमेन लेड मॉडल है, तो आपकी 40,000 विमेन पोस्टल वर्कर्स इसके अंतर्गत निवेशक दीदीज का रोल प्ले करेंगी और घर घर जाकर औरतों को खासकर समझाएंगी कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। उनको ट्रेनिंग भी प्रॉपरली दी जाएगी, क्योंकि देखिए पहले उनको खुद पता होगा और लोकल लैंग्वेजेस में उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि लोकल लैंग्वेजेस में जाके लोगों को समझाएं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी कॉन्टिंजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025। तो देखिए एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, बायलेटरल होती हैं 2 कंट्रीज़ के बीच, ट्राईलेटरल 3, उससे ज़्यादा भी मल्टीलेटरल भी होती हैं। तो आप बस ये देख लीजिए कि क्या क्या किस कंट्री के साथ होती है, ज़्यादा डीप में तो वैसे आपको पूछते नहीं हैं, और रिसेंट वाला कहाँ हुआ है। तो अभी आपका जो है अलास्का में हो रहा है 21st एडिशन युद्ध अभ्यास का, एंड इसमें हमारी मद्रास रेजिमेंट गई है और आपके अमेरिका यूएसए की तरफ से बॉबकैट्स उनकी 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट आएगी। और इंडिया यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या होती है? टाइगर ट्रायम्फ होती है, ये ट्राई सर्विस यानी कि तीनों इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जाके इस एक्सरसाइज में पार्ट लेती हैं। देन आपकी वज्र प्रहार होती है, ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। एंड कोप इंडिया होता है, ये एयरफोर्स की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। देन नेक्स्ट है CCI यानी कि आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ सर्टन शेयर कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स ऑफ येस बैंक बाय सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो इन्होंने CCI ने अप्रूव किया है कि वो 24.99% का शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स येस बैंक में ले सकते हैं। और ये लेने के बाद जो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन है SMBC, वो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगी इन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। और देखिए CCI से पहले RBI ने भी उनको अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि RBI से भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है फॉर दिस एक्विजिशन। नेक्स्ट है ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अनाउंसेस किक स्टार्टिंग ऑफ आउटरीच एक्टिविटीज़ फॉर एमनेस्टी स्कीम 2025। तो इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी जून के महीने में शिमला में, एंड एमनेस्टी स्कीम 2025 था इसका नाम, और इसे अब फॉर्मली उन्होंने उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ थी उसे स्टार्ट कर दिया है। पर्पस क्या था इस स्कीम का? तो अगर किसी ने जून में नहीं पढ़ा था वो अब देख लीजिए। ये एक वन टाइम एम्प्लॉयर फ्रेंडली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म रहेगा अंडर ESI एक्ट, तो एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, aimed at reducing the backlog of legal cases and encouraging compliance through structured out of court settlements। तो आप वन एंड फॉर ऑल, कोई भी अगर किसी को लगता है कि कोई एम्प्लॉयर को या कोई एम्प्लॉय को लगती है कि कोई दिक्कत थी उनके इंश्योरेंस प्लान में या कोई भी उनको इशू लगता है, तो वो इसके अंतर्गत उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये स्कीम आपकी 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें आपकी एम्प्लॉयर्स जो हैं एडहॉक असेसमेंट्स करके, अभी एडॉक कर लें बाद में उसको सही से कैलकुलेट कर लें, तो सेटल कर सकते हैं बाय पेइंग एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लस इंटरेस्ट विदाउट एनी डैमेजेस। तो वो अभी इस पीरियड में इस स्कीम के अंदर दे दें, उन्हें डैमेजेस नहीं देने पड़ेंगे, वरना फिर अगर केस देखिए कोर्ट में गया तो डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। और केसेस जिसमें वो ऑलरेडी ड्यूज दे चुके हैं वो विड्रॉ हो सकते हैं बाय पेइंग 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड डैमेजेस। और जो केसेस फाइल्ड हैं बाय ESIC फॉर डिलेड पेमेंट्स और नॉन सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स के एम्प्लॉयर ने सही टाइम पे नहीं दिए रिकॉर्ड्स, तो वो सब्सिक्वेंटली कंप्लाई किए जा सकते हैं, उन्हें भी वो विड्रॉ कर लेंगे सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल। तो बेसिकली देखिए ये कोर्ट से केसेस कम करने के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ओनली कोर्ट केसेस फाइल्ड अप टू 31 मार्च 2025 ही इस स्कीम के अंतर्गत आपके एलिजिबल हैं। और देखिए जो विड्रॉल हैं केसेस के, वो डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी दी गई है रीजनल डायरेक्टर्स और सब रीजनल ऑफिसर्स को कि आप केसेस को वापस ले लीजिए, ये नहीं है कि हेड ऑफिस से ही अप्रूवल उसका लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने एक भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू बूस्ट एग्री फूड एक्सपोर्ट्स। तो इन्होंने ये फूड एंड बेवरेज सेक्टर स्टेक होल्डर्स मीटिंग के थ्रू दौरान इसे लॉन्च किया है। तो भारती क्या है? भारती स्टैंड करता है फॉर भारत हब फॉर एग्री टेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनहांसमेंट।
तो देखिए पेडा जो है वो अथॉरिटी ऑब्वियसली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन अथॉरिटी है। तो वो चाहते हैं कि हम 50 बिलियन यूएसडी का एग्री फूड एक्सपोर्ट कर लें बाय 2030, ये उनका गोल है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे भारतीय इनिशिएटिव के अंदर कि 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स जो हैं उन्हें इनॉग्रल कोहोर्ट दिया जाएगा स्टार्टिंग सितंबर 2025। फोकस एरियाज क्या रहेंगे इसमें, हाई वैल्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज को वो लोग फोकस करेंगे, जैसे कि जीआई टैग्ड एग्री प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, जिसकी देखो डिमांड हमें भी पता है कि एक्सपोर्ट में हाई है, और जो हमें पता है हमारी धरोहर है, जीआई टैग्ड है, सुपर फूड्स हो गए, इन सब पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो ये 100 स्टार्टअप्स वो डिसाइड करेंगे उनको इन्हीं फील्ड में काम करना है, इन्हीं फील्ड में उनको आगे इनोवेशन लेकर आनी है, और वो इनोवेशन को भी एनकरेज करेंगे। जो ये स्टार्टअप सिलेक्ट होंगे इन्हें एआई बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल, ब्लॉकचेन एनेबल ट्रेसेबिलिटी, आईओटी एनेबल कोल्ड चेन्स, काफ़ी सारे बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करेंगे। प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है तो ये 3 मंथ एक्सेलरेशन प्रोग्राम के रूप में पहले शुरुआत होगी इसमें, जिसमें प्रोडक्ट को डेवलपमेंट स्टेज पर लाया जाएगा, एक्सपोर्ट रेडीनेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, मार्केट एक्सेस, इन सब पर वो फोकस करेंगे। और जो अपेडा है नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करेगी, जिससे लोगों को इस इनिशिएटिव के बारे में बता सकें, और ऑब्वियसली जितने भी एग्री फूड ऑलरेडी कंपनीज़ हैं या एग्री फिनटेक्स हैं इन सबको भी और ज़्यादा बता सके, इस इनिशिएटिव के अंदर उनको ला सके। एंड कोलैबोरेशंस भी देखी की जाएंगी जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड्स हैं, आईआईटीज़, एनआईटीज़, क्योंकि जो हमें टेक्नोलॉजी है वो तो सब यहीं से मिलेंगे, और स्टार्टअप्स भी आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इन्हीं से ही निकल कर आते हैं। और देखिए जो इनिशिएटिव है हमें आत्मनिर्भर भारत की और स्टैंड अप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया, हर किसी को ही बूस्ट देगा, और गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ भी हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कमिटेड टू इंश्योरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय डीरेगुलेटिंग, रिड्यूसिंग प्रोसीजर्स, सिंप्लीफाइंग पॉलिसीज एंड डीक्रिमिनलाइजिंग लॉज, ये श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है। अभी G20 परफॉर्मर भी उन्होंने कहा है कि हम लीडिंग परफॉर्मर हैं सस्टेनेबिलिटी में। तो पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इंडिया जो है इट रैंक्स अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग G20 नेशंस अगर सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स की बात हो, और इसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने बहुत काम किया है। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बस आप शॉर्ट में देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आप इसको आंसर कर सकेंगे। सबसे पहले जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025, इसके बारे में हमने पिछले दिनों बात भी की थी, आप अगर फॉलो करते हैं सारी क्लासेस तो आपने पढ़ी होगी। एंड इसके अंतर्गत देखिए बहुत सारे माइनर ऑफेंसेस होते थे छोटे छोटे, जिसमें एक्चुअली में क्रिमिनलाइजेशन होने की ज़रूरत थी नहीं, तो उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया गया है। एंड इसके साथ साथ क्योंकि देखिए गवर्नमेंट क्या है, वो चाहती है मिनिमम गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम गवर्नेंस हो। देन CII जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ही लॉन्च किया था। इस पोर्टल पे रियल टाइम ट्रैकिंग होती है ऑफ रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स एंड इट फॉस्टर्स रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जब हमें पता चलेगा रियल टाइम मेरी चीज़ कहाँ पे है, कोई भी प्रोसेस किस लेवल पर है, तो ऑब्वियसली उसमें आपके करप्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं और टाइम बाउंड सब काम होगा। देन जन विश्वास 2.0 को भी पुश किया जा रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि और 300 लॉज को, पहले तो आपके 355 प्रोविजंस को किया गया था, और 300 लॉज को, ये हमने पढ़ा भी था 2.0, उनको भी डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। एंड देयर्स कलेक्टिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एनफोर्समेंट ईज, तो उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेटिक बर्डन्स कम किए जा रहे हैं। ये सब इसलिए है कि जिससे ना लोग आसानी से बिजनेस कर सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा जब बर्डन रहेगा, रेड टेपिज्म रहती है, तो कहीं ना कहीं लोग ना कतराते हैं कि हम काम करें, हम कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो पहले इतने गवर्नमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिस के, उस सब को कम करने के लिए किया गया है। तो RBI के फ्री मॉक्स लाया है बैंकर्स यूनिवर्सिटी आपके लिए। ये फ्री मॉक्स इनिशिएटिव है बिगनर टू बैंकर कोर्स की टीम का। फैकल्टी ने बैठ के आपके लिए बिल्कुल एग्जाम लेवल मॉक्स बनाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जाइए, मॉक्स दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। नेक्स्ट है इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, और इसका 14th वर्जन ये कमेंस हुआ है मेघालय में। तो 14th एडिशन है इंडिया थाईलैंड की एक्सरसाइज का, और ये 1 और 2 सितंबर को होगा और 14 सितंबर तक चलेगा।
इसमें इंडियन आर्मी की मद्रास रेजिमेंट आपके पार्ट लेगी और रॉयल थाई आर्मी की 1st इन्फेंट्री बटालियन। देखिए जो मैत्री है ना वो 2006 से हो रही है ये एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। लास्ट टाइम जो हुई थी ये थाईलैंड में हुई थी और इस साल ये मेघालय में हो रही है, इंडिया में। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह जी मीट्स एंड फेलिसिटेट्स दी CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, DRG एंड कोबरा जवान्स हु सक्सेसफुली कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ऑन कारेगुतालू हिल। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बस आप हल्का सा देख लीजिए। ये एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ था 21 डे का अप्रैल मई 2025 में, और जो ऊपर हमने यूनिट स्पेसिफाई किए हैं उन सब ने इसमें पार्ट लिया था। उन्होंने जितने भी नक्सल बेस थे कारेगुटालू हिल्स में उन पर उनके अगेंस्ट ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए गए थे। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी एड्रेसेस द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट इन न्यू दिल्ली। तो इसमें उन्होंने क्या क्या हाइलाइट्स बताए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स 2025 लॉन्च किए गए हैं और ये 29 अगस्त को उन्होंने लॉन्च किए हैं। इसमें 2 टियर आपका एनवायरमेंटल ऑडिटिंग सिस्टम बनाया जाएगा और एक एजेंसी भी बनाई जाएगी जो देखेगी कि ऑडिटिंग सिस्टम सही से हो रहा है नहीं। ऑडिटिंग सिस्टम में बेसिकली ये देखा जाएगा कि आपके जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। देन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, उसकी भी रिवाइज मेथोडोलॉजी वो लेकर आए हैं, उसको भी उन्होंने 29 अगस्त को ही नोटिफाई किया है। और रिवाइज मेथोडोलॉजी में आपके प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी अलाउ की जाएगी। मिनिमम इको रिस्टोरेशन रिक्वायरमेंट सेट की गई है, प्राइवेट फाइनेंस भी लाया जाएगा एंड इट प्रमोट्स रिस्टोरेशन थ्रू अर्नड ग्रीन क्रेडिट्स। तो आपके प्राइवेट सेक्टर्स भी देखिए ग्रीन क्रेडिट्स अर्न करेंगे और उसके थ्रू भी वो रिस्टोरेशन कर सकते हैं। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन रूल्स अमेंडमेंट 2023, इसे भी उन्होंने 31 अगस्त 2025 को अपडेट किया है टू सपोर्ट नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। और इन चेंजेस के बाद जो अप्रूवल प्रोसेस है ना माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स इन फॉरेस्ट एरियाज वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये सब उन्होंने चेंजेस किए हैं और यही उन्होंने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट में कहा है। जो आपका ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट है इसे CII-ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, वो ऑर्गेनाइज करता है हर साल। और इस साल देखिए 10 कंट्रीज़ के 600 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग 4 years ऑफ लॉन्च ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम देखिए हम लोगों ने, अगर जो भी बच्चा मेरी क्लासेस फॉलो करता है फाइनेंस की, उसमें हम लोगों ने डिटेल में समझा था, तो आपको तो पता ही होगा। तो अब उसने 4 साल उसको पूरे हो चुके हैं। तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को September 2, 2021 को लॉन्च किया गया था। इसमें जो आपके यूज़र्स होते हैं वो सिक्योरली डिजिटली अपनी जो भी फाइनेंशियल डेटा है, बैंक अकाउंट, लोन, सब कुछ किसी और आउटसाइड थर्ड पर्सन से शेयर कर सकते हैं सेफली। और एज़ पर इनका सितंबर 2025 तक जो सरकार ने डेटा दिया है 112 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर वर्किंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स, जिन्हें हम FIP और FIU कहते हैं। 56 इंस्टीट्यूशंस आपके FIP हैं और 410 इंस्टीट्यूशंस आपके FIU हैं। इसके अपार्ट 112 तो बोथ हैं और उसके अपार्ट इतने इंस्टीट्यूशंस एज FIP FIU रजिस्टर हो चुके हैं। 2.2 बिलियन प्लस फाइनेंशियल अकाउंट्स का डेटा इसमें अवेलेबल है फॉर शेयरिंग एंड 112.34 मिलियन इसके यूजर्स हो चुके हैं। तो देखिए कितना मैसिव इसमें ग्रोथ आया है 4 years में। और देखिए G20 आपकी समिट में भी इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली थी अलॉन्ग विद योर आधार एंड UPI, और हमारा जो इंडिया स्टैक है उसे भी। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो है आपका RBI रेगुलेटेड एक NBFC है जो आपका मैनेज करती है और सारा जो भी डेटा है फाइनेंशियल डेटा उसे सिक्योर कर रखती है, एनक्रिप्ट करती है और सिर्फ परमिशन देगा ना, जिससे अगर मानो मेरे से रिलेटेड डेटा है, मेरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी तब तक कोई भी यूज़र FIU उसे नहीं यूज़ कर सकती। अब जो कस्टमर्स हैं वो वॉलेंटली इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर कौन रहेगा। मानिए मेरा खाता SBI में है तो SBI के अगर अकाउंट की डिटेल्स देता है वो FIP बन जाएगा
और मुझे लोन लेना है पीएनबी से, तो पीएनबी को वो डेटा चाहिए, वो यूज़र है, वो FIU बन जाएगा। डेटा इसमें मूव कैसे करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए किसी ने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उनको क्या होगा, हर बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे स्टेटमेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है, AA नेटवर्क जो होता है ना, उसमें जो लेंडर है, जो यूज़र FIU हो गया ना, उनको चाहिए, वो यूज़र हो गए स्टेटमेंट के, वो डेटा रिक्वेस्ट कर लेते हैं FIPs से, और FIPs जो हैं जब उन्हें यूज़र कॉन्सेंट दे देता है तो वो डेटा को शेयर कर देते हैं। इसमें देखिए जो आपका अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम है, इसमें आपका आधार और UPI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आधार से क्या आइडेंटिटी उसी से इस्टेब्लिश होगी जो कंसेंट आपने देना है, UPI से पेमेंट अनेबल हो पाती है, और AA जो है आपका अकाउंट एग्रीगेटर, वो मैनेज करता है फाइनेंशियल डेटा फ्लो सिक्योरली। तो वो SBI से PNB में जो डेटा जाएगा वो भी तो सिक्योरली जाना है, इनक्रिप्टेड जाएगा ना, तो उसे ही अकाउंट एग्रीगेटर मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स ₹1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इन दी कंट्री। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी इसे अप्रूव किया है स्कीम को अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये जो है आपकी 6 ईयर्स के लिए चलेगी स्कीम, 25-26 से 2030-31 तक। इसमें बेसिकली कौन कौन से इनपुट मटेरियल्स है, किसकी रिसाइकलिंग की जाएगी, ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, और कोई भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ पे आ चुके हैं। क्योंकि देखो आजकल इतना ज़्यादा ई वेस्ट हो चुका है ना, कि लोग इतने ज़्यादा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, हम नया खरीदते हैं, कोई नया आ जाता है तो वो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो उसको भी तो रिसाइकल करना ज़रूरी है। इसके बेनिफिशरीज कौन रहेंगे, आपके लार्ज एस्टैब्लिश रिसाइकलर्स, और कोई भी नया रिसाइकलर है, कोई स्टार्टअप भी होता है, वो भी एलिजिबल है स्कीम के अंदर इंसेंटिव लेने के लिए। इंसेंटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लांट लगाना है, अगर रिसाइकलिंग प्लांट लगाते हो उस पर जो भी मशीनरी होती है वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है ना, ये भी हमने फाइनेंस की क्लासेस में समझा था। तो 20% आपको प्लांट एंड मशीनरी और यूटिलिटीज़ पर आपको इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत मिलेगा। एंड ऑपेक्स यानी कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे हम लोग फंक्शनिंग में करते हैं, उस पर आपको सेकेंड ईयर में 40% और 60% फिफ्थ ईयर में मिलेगा। एंड पर एंटिटी भी सीलिंग है, लार्ज एंटिटीज़ के लिए 50 करोड़ टोटल है, और स्मॉल एंटिटीज़ के लिए 25 करोड़ टोटल है। इससे क्या होगा, देखिए रिसाइकलिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट का एम है 270 किलो टन्स पर ईयर की वो बना ले, एंड 8000 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी वो जनरेट करना चाहते हैं, 70,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस ऑफ 56th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो अभी आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी बहुत आया था कि GST कम हो गया है, 2 ही स्लैब्स रह गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। सबसे पहले GST स्लैब्स आपकी सिंप्लीफाई कर दी गई हैं, पहले 4 होती थी, 5, 12, 18 और 28 की, अब सिर्फ 2 रह गई हैं, 5 और 18 की। इसीलिए आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती भी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी 12 वाली आपकी 5 में ही मूव हुई हैं। इसके साथ साथ एक एडिशनल उन्होंने 40% की कर दी है फॉर सिन एंड लग्जरी गुड्स, जैसे कि आपके अल्कोहल होती है, सिन गुड होती है, उनके लिए उन्होंने वो बढ़ा दी है। पहले वो 2.5% पे थे, अब वो से 40% पे ले चल गया है। इसके साथ साथ हम मेजर GST रेट रिडक्शंस देखते हैं जो मेजर आइटम्स में हुआ है। मैनमेड फाइबर को 18 से 5 में लाया गया है, यान को 12 से 5 में लाया गया है। ये आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, लेकिन फिर भी याद रहे तो ठीक है, आप मेन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। फर्टिलाइजर सेक्टर में केमिकल्स जो हैं उनको 18 से 5 में लाया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस को भी, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा फोकस ज़्यादा है, 12 से 5 पे लाया गया है। जो होटल एकोमोडेशन होती है ना, अगर आपका 7500 पर डे तक है, उसका GST भी 12% से 5% पर ले आया गया है। एंड ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबींग सर्विसेज जैसे कि जिम, सैलून, लोगा सेंटर्स, उनको भी 18% से 5% पर लाया गया है। टैक्स एग्जेम्पशंस और रिलीफ के बारे में, तो जो आपके स्टेपल फूड आइटम्स हैं जो ऑब्वियसली हमें चाहिए खाने के लिए डेली के लिए, उस पर GST बिल्कुल हटा दिया गया है। और जो भी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं मोस्टली उन पर 5% किया गया है, जिससे अफोर्डेबिलिटी बनाई जा सके। आपके 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी नील GST में डाल दिया गया है, और भी कुछ क्रिटिकल मेडिसिन हैं जिन पर GST रिड्यूस किया गया है। एंड करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, तो देखिए अब जैसे GST रेट्स हमें लोअर करने हैं, इनपुट भी GST रेट्स कम करने हैं, जो कंपनीज हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ लेती है उस पर GST लेती हैं,
तो ये जो कम हो जाएगा ना इनपुट का जीएसटी, तो उनके पास पैसा हाथ में ज़्यादा बचेगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा बचेगा और उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होना कम होगा और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ा सकेंगे। वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने क्लासेस में समझे हुए हैं। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, तो जीएसटीएटी एक उन्होंने एपीलेट ट्रिब्यूनल भी इस्टेब्लिश किया है जो एंड ऑफ सितंबर 2025 से अपील एक्सेप्ट करना शुरू करेगा और हियरिंग दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगी। ये एक नेशनल एपीलेट अथॉरिटी की तरह ही काम करेगा। जो ये रेट चेंजेस हैं ये आपके सितंबर 22 से इफेक्टिव होंगी और कुछ गुड्स हैं जिन्हें फेजेस में किया जाएगा और एकदम से सितंबर 22 को नहीं किया जाएगा, थोड़ी फेजेस में किया जाएगा। अब हम फाइनेंशियल सेक्टर पर भी देख लेते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है ना इंडिविजुअल के लिए, उस पर जीएसटी बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जिससे प्रीमियम्स कम हो जाए ताकि इंश्योरेंस को पुश किया जा सके। अब जो देखिए जीएसटी एसेंशियल्स पे हमने देखा, स्टेपल फूड्स पे कम हो गए, तो अब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बच जाएगा तो वो ज़्यादा कंजम्पशन कर पाएंगे और उसकी वजह से देखिए जब उनके पास कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो अब वो पूरा साइकिल याद करो हमने किया था, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन, वो पूरा साइकिल घूमेगा। एक्सपेक्टेड माइनर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंश्योरेंस एम्बेडेड वैल्यू बट ऑप्टिमिस्टिक प्रॉफिट आउटलुक। ऑब्वियसली देखिए उनके जीएसटी कम होने से आपके जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि उनको इसकी वजह से कम पैसे मिले, लेकिन प्रॉफिट जो है उनका बढ़ेगा क्योंकि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस खरीदेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया है विच इम्प्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस फॉर फाइनेंशियल फर्म्स। तो जीएसटी स्ट्रक्चर में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसे इसलिए सिंप्लीफाई किया गया है और जो कंजम्पशन में बूस्ट आएगा क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है और क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कंजम्पशन ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, वो आपके प्राइजेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगी, तो वो पूरा सर्कल याद है घूमता है, फिर वो आगे क्रेडिट की और डिमांड करेंगे, पैसा लेंगे और उनके हाथ में पैसा आएगा, वो पूरा सर्कल याद है। तो इसकी वजह से भी आपके क्रेडिट ग्रोथ होगी, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा फ्रॉम जीएसटी लेड रिलैक्सेशन इन हाउस होल्ड फाइनेंसेस। वो ना सर्कल याद रखो, वो जो मैंने आपको पूरा फ्लो समझाया था ना वही फ्लो अप्लाई होता है हर चीज़ में। वो हमने मॉनेटरी पॉलिसी के केस में किया था, पर आप किसी भी, क्योंकि जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर क्या है सेम ही है, तो वही सर्कल आपका घूमता है। नेक्स्ट है डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उन्होंने एमओयू साइन किया है फाइजर लिमिटेड के साथ टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ केयर इनोवेशन इकोसिस्टम। तो इसके अंतर्गत वो क्या करेंगे, एक अभी देखो इंडिया में ना गैप है, लैब टू मार्केट गैप, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में उस गैप को फुलफिल करने के लिए उन्होंने ये साइन किया है एमओयू। फाइजर जो है आपके इंडिया के हेल्थ केयर जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनोवेशन करने के लिए सपोर्ट देगा, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। नेक्स्ट है डीपीआईआईटी एंड आईसीआईसीआई बैंक साइन एमओयू टू सपोर्ट स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया। तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी साइन किया, उन्होंने देखो एनएचएआई के साथ भी साइन किया है इस बैंक ने और डीपीआईआईटी के साथ भी साइन किया है जिससे स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को वो एम्पावर कर सके। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान रिलीजेज इंडिया रैंकिंग्स 2025। तो ये जो रैंकिंग्स हैं आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो NIRF है उसके अंतर्गत लॉन्च की जाती हैं। NIRF को 2015 में इस्टेब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और इसी के अंदर वो जितने भी इंडिया के सारे आपके यूनिवर्सिटीज़, सारे कॉलेजेस उन्हें रैंक कर दिया है। तो इस बार की रैंकिंग्स के हम मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें IIT मद्रास को फर्स्ट पोजीशन मिली है, ये 7th कंसेक्टिव ईयर इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। देन ओवरऑल कैटेगरी में सेकंड है IISc बैंगलोर और थर्ड है IIT बॉम्बे। इसके साथ देखिए हर कैटेगरी में भी वो देते हैं। यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में IISc बैंगलोर आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड है और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन आपकी थर्ड है। और इंजीनियरिंग में IIT मद्रास टॉप पर है, फिर IIT दिल्ली, IIT देन IIT बॉम्बे। कॉलेजेस में हिंदू कॉलेज फर्स्ट है, मिरांडा हाउस सेकंड और प्रेसिडेंसी कॉलेज आपका थर्ड है। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद फर्स्ट, IIM बैंगलोर सेकंड और IIM कोझिकोड आपका थर्ड आया है। ये जो आपकी रैंकिंग है 7692 इंस्टीट्यूशंस को कवर करती हैं और इस साल मतलब उनकी हाईएस्ट पार्टिसिपेशन देखी गई है अक्रॉस 9 कैटेगरीज एंड 8 सब्जेक्ट डोमेन्स।
चलिए नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है, वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस यानी कि आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू नेशनल पेंशन स्कीम या सिस्टम मेड अवेलेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो वन टाइम उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने भी यूपीएस स्कीम आपकी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई थी, तो अगर किसी ने यूपीएस स्कीम में गए थे और अब उन्हें वापस एनपीएस में आना है जो कि आपका नेशनल पेंशन स्कीम है, तो उसके लिए उन्होंने एक लिमिटेड टाइम की विंडो दी है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो वो स्विच ये यूपीएस से एनपीएस में उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं और अभी उन्होंने ये मौका दिया है। और जो स्विच है इट मस्ट बी डन एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ सुपर एन्युएशन और 3 मंथ्स बिफोर वॉलेंट्री रिटायरमेंट, आपको ये करना ज़रूरी है। अगर रिमूवल है, डिसमिसल है, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गई है, पेनल्टी के रूप में दे दी गई है, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, तो उन्हें ये स्विच परमिटेड नहीं है। और देखिए ये जो स्विच है इनको डिसाइड करना है सितंबर 30, 2025 तक। देखिए क्या ये स्कीम्स हैं, आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जनवरी 2025 में सरकार ने लॉन्च की है और अप्रैल 1 इसी साल से ये ऑपरेशनल हुई है। इसमें क्या है कि अगर आप जैसे पेंशन इसमें एनरोल करते हैं यूपीएस में, तो आपकी सैलरी से एक अमाउंट काटा जाएगा। और लेकिन इस स्कीम के अंदर और एनपीएस में मेन डिफरेंस क्या है कि आपको यूपीएस में मिनिमम मंथली पे आउट ऑफ ₹10,000 एश्योर्ड है कि दिया ही जाएगा अगर आपने 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस अपनी कवर कर ली है। एनपीएस में क्या होता था, वो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम थी, उसमें कोई भी शॉर्ट मंथली पे आउट नहीं होता था। लेकिन क्योंकि वो एक मार्केट लिंक्ड रिटर्न स्कीम थी, उसमें आपका जो कॉर्पस रिटायरमेंट के बाद बनता था ना वो बहुत बड़ा हो जाता था क्योंकि एक्यूमुलेट हो रहा है पैसे। तो अब किसी ने अगर यूपीएस में गए थे उन्हें वापस एनपीएस में आना है, तो ये वन टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड की है सरकार ने। आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी कंप्लीट गाइड लेके आया है पीडीएफ फॉर्म में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब मिल जाता है। और आपको देखिए चलने से पहले रास्ता पता होना ज़रूरी है। इसको लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और फ्री पीडीएफ तो है ही सिलेबस की, इसके साथ साथ फ्री मॉक्स भी हैं आपके लिए, तो फ्री मॉक्स दीजिए। ये फ्री मॉक्स इनिशिएटिव है बाय बिगनर टू बैंकर कोर्स टीम, तो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल मॉक्स हैं। इसको भी देने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। चलिए अब अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।